हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है हमारे पास में सेक्शन 15 के अंदर। और सेक्शन 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे पास में। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास में। और मैं आप लोगों को बताऊं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर सेम प्रोविजन रहते हैं, चाहे वो गुड्स के लिए हो चाहे वो सर्विसेज के लिए हो। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांजैक्शनल वैल्यू, असेसिबल वैल्यू और कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली ये चैप्टर क्या कहता है, ये चैप्टर कहता है हमने ये सीखा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, अब हमें ये बताया जा रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि किस सप्लाई के ऊपर टैक्स इंपोज किया जाएगा, किस सप्लाई के ऊपर जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। तो वो सप्लाई को हमारे को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमने आपको दी हैं, उसी के ऊपर जो है जीएसटी लगाया जाएगा। तो उसके अंदर सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, प्राइस पेड और पेएबल। प्राइस पेड और पेएबल, प्राइस पे किया जा सका, पे किया जा चुका है या फिर प्राइस पे किया जाना है। इसका मतलब मैं अपने क्रेडिट्स को भी बीच में इंक्लूड कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझे कुछ फीस दे रहे हैं। अगर आप फीस दे चुके हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और अगर आप फ्यूचर में फीस देने वाले हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, प्राइस पेड और पेएबल। इसके बाद में असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू का मतलब क्या है, असेसेबल वैल्यू का मतलब है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमने अभी अभी देखा, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ और एलिमेंट्स भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। देखिए, सिर्फ प्राइस पेड के ऊपर ही हम टैक्स नहीं लगाते या फिर प्राइस के ऊपर ही टैक्स नहीं लगाते, हम जीएसटी इंक्लूड, जीएसटी लगाने के लिए कुछ और चीजों को भी इंक्लूड करते हैं। तो वो क्या है, सर्टेन आइटम्स। अब ये सर्टेन आइटम्स क्या हैं और ये सर्टेन आइटम्स कब ऐड होंगी, ये हमारे को देखना है और किस तरीके से ऐड होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये सर्टेन आइटम्स हैं क्या, या फिर ये सर्टेन एलिमेंट्स है क्या जो कि ऐड होंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर, और उसके बाद में उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हम असेसेबल वैल्यू निकालते हैं तब जब हमारी ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। ये दो कंडीशंस क्या कहती हैं कि सप्लायर और रिसिपिएंट जो है वो आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये, अगर मैं बोलूं रिलेटेड पर्सन के अंदर मैं फैमिली को या फिर अपने किसी क्या नाम है रिलेटिव्स को इंक्लूड करता हूं, और सोचिए मैं आपको कोई सर्विसेज दे रहा हूं, एक मिनट के लिए आप ऐसा सोचिए कि मैं आपको कोई सर्विसेज दे रहा हूं और आप मेरे रिलेटिव हैं, आप मेरे रिलेटिव हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम इस ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं जीएसटी बचाने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली कंडीशन क्या लगाई गई कि सप्लायर और रिसिपिएंट जो हैं वो रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। और नंबर टू, प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सोच करके देखिए, अगर मैं आपका रिलेटेड पर्सन नहीं भी हूं तो भी अगर आप मुझे ये कहते हैं कि सर एक काम करो, आपकी फीस बनती है 10,000 रुपीज, आप मुझसे 10,000 रुपीज तो ले लो, आप मुझसे 10,000 रुपीज तो ले लो, लेकिन मैं आपको इन काइंड दूंगा 7,000 आप मुझे दे देना। क्या 7,000 मैं आपको दे दूंगा कैश में और 3,000 मैं दे दूंगा आपको काइंड में, जिसका कि मैं बिजनेस करता हूं। तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ट्रांजैक्शन की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसके लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले कि हमारा रिसिपिएंट और सप्लायर जो है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, और प्राइस जो है उसके अलावा और कोई प्राइस नहीं होनी चाहिए और कोई कंसीडरेशन नहीं होनी चाहिए। तो प्राइस जो है, जो कि प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है, वो सोल कंसीडरेशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो ही हम कहते हैं कि हाँ, हमारी ये जो असेसेबल वैल्यू है ये रिलायबल है, जिसके ऊपर की हम जीएसटी इंपोज कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, तो क्या, अब आप मेरे से ये पूछेंगे क्या सर, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट अगर रिलेटेड पर्सन ना हो या फिर प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन ना हो, तो क्या हम जीएसटी इंपोज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा सीए फाइनल के लिए।
तो हमें ये दो चीजें जो हैं सीए फाइनल में बताई जाएंगी कि अगर ये दो कंडीशंस पूरी ना हो तो हमारी असेसेबल वैल्यू क्या होगी। अभी के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे कोर्स में ये नहीं है कि असेसेबल वैल्यू इन दो कंडीशंस के पूरा ना होने पे क्या हो। तो हमें पढ़ना है असेसेबल वैल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। हम ये एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं पहले से। ठीक सर, तो हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू देखा, असेसेबल वैल्यू देखा। अब हमें पढ़ना है कि सर असेसेबल वैल्यू के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू तो इंक्लूड की जाती है, ये सर्टेन एलिमेंट्स और कौन कौन से हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी। ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी भी चीज के ऊपर कोई टैक्स पे किया है और वो टैक्स जीएसटी नहीं है तो इस टैक्स को हम जो है प्राइस के साथ में इंक्लूड करेंगे और फिर उसके बाद में जीएसटी लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने वैल्यू ऑफ गुड्स 100 रुपए की ली, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी 10 रुपए। अब ये अपने आप में एक तरीके से टैक्स का ही पार्ट है। तो हम कहते हैं लेकिन ये जीएसटी तो है नहीं ना, ये क्या है? ये अदर देन जीएसटी है। ये क्या है? अदर देन जीएसटी है। ठीक है ना? तो अदर देन जीएसटी होने की वजह से हमने इसको इंक्लूड कर लिया और 110 रुपए के ऊपर हमारा जीएसटी इम्पोज हो गया। आईजीएसटी कितना इम्पोज हो गया? 110 रुपए के ऊपर। जनरली मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब हमारे को वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करना होता है, जब हमें वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करना है और हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी टैक्स दिखाई दे रहा है और वो टैक्स दिखाई दे रहा है जो कि जीएसटी नहीं है, यानी कि जीएसटी को छोड़ करके बाकी कोई टैक्स दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या कर दो आप? इंक्लूड कर दो। ठीक है जी, और उसके ऊपर जीएसटी इम्पोज कर दो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रिसिपिएंट। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। देखिए, आप मुझे कुछ पेमेंट करते हैं, मैं कौन हूं? टीचर। ठीक है सर, मैंने कहा मेरी जो फी है वो 10,000 रुपीज है। मेरी जो फी है वो 10,000 रुपी है। लेकिन आप एक काम करो, मेरा एक वेंडर है बुक्स का, जिससे कि मैं अपनी बुक्स बनवाता हूँ। ठीक है, उसको मैंने पेमेंट करनी है और आपने मुझे पेमेंट करनी है। तो आप एक काम कीजिए, 6,000 रुपए तो आप मुझे पे कर दीजिए और 4,000 रुपए मेरे उस वेंडर को पे कर दीजिए, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे फी चार्ज कर रहा हूं। तो मैं क्या करना चाह रहा था? मैं मैनिपुलेशन करना चाह रहा था कि जीएसटी जो है वो 6,000 रुपए पे लगे। लेकिन लॉ मेकर्स ने क्या किया? लॉ मेकर्स ने ये किया कि हाँ, ऐसी मेल प्रैक्टिसिंग होती है, इस वजह से हम क्या करेंगे सर? अगर ऑब्लिगेशन ऑफ, अब एक बात बताओ, ये वेंडर को पेमेंट करना आपकी ऑब्लिगेशन थी क्या? नहीं, ये वेंडर को पे करना मेरी ऑब्लिगेशन थी। इसको मुझे पे करना चाहिए था, लेकिन ये ऑब्लिगेशन मैंने किससे पे करवा दी? आपसे पे करवा दी। तो यहाँ पे असेसेबल वैल्यू हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि जो आपने हमारे को पेमेंट की है प्लस आपने हमारे वेंडर को पेमेंट की है। क्यों? क्योंकि वो हमारी ऑब्लिगेशन था। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 रुपीज मान ली जाएगी। हमने इसको इंक्लूड कर दिया। तो हमारे पास अगर हम कोई ऐसी चीज के लिए पेमेंट करते हैं जो कि हमारी ऑब्लिगेशन में नहीं आता, हमारे सप्लायर की ऑब्लिगेशन में आता है, उसके बिहाफ पे अगर हमने कोई पेमेंट कर दी है तो वो भी क्या होगा सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रिसिपिएंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? प्राइस पेड और पेबल टू सप्लायर या फिर टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया वेंडर ऑफ बुक्स का। ठीक है जी, तो अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट की है तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब ये आपकी बुक का एक एग्जांपल दिया हुआ है,
सेम है ये एग्जांपल भी कि एडटेक एक कंपनी है, ठीक है जी, XYZ को एडटेक कंपनी ने पे किया, सर्विसेज ली और उसके वेंडर को जो है पे ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसा ही ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास में है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? छुटपुट खर्चे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब है सर छुटपुट खर्चे। ओके, तो ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या कहते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई गिफ्ट ऑर्डर किया होता है और उसके ऊपर आप कोई पैकिंग चार्जेस या फिर कोई स्पेशल पैकिंग या फिर कोई डिलीवरी चार्जेस पे करते हैं, तो इसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। आइए देखिए, समझते हैं इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है जी, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ले लेते हैं। यहां तक हमारा मटेरियल बन करके तैयार हो गया। इसके बाद में हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको बेचने के लिए, जिसके अंदर की ऑब्वियसली हम प्रॉफिट्स भी इंक्लूड करते हैं। तो हमने कुछ चीज बनाया, कुछ प्रोडक्शन किया, उसके बाद में उसको बेचने के खर्चे और प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड किया, तो वो क्या आ जाता है? हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बस सामान बनने के लिए तैयार था, अब सामान बन करके तैयार था, बिकने के लिए तैयार था, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ गई है क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट भी इंक्लूड कर दिए। इसके बाद में जितने भी खर्चे होंगे, यानी कि इस रेट पे हम सामान को बेच सकते थे, लेकिन सामान अभी बिका नहीं क्योंकि इसके ऊपर कुछ और पैकिंग, कुछ और स्पेशल पैकिंग, जैसे आप अमेजोन से कोई चीज मंगाते हैं तो वो आपसे डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, चाहे बाद में वो प्रमोशनल कोड के चलते डिडक्ट कर दें, लेकिन वो चार्जेस अप्लाई तो होते हैं। स्पेशल पैकिंग, या फिर आपसे मांगा बोला जाता है कि आप किसी स्पेशल डे पे इसको डिलीवर करवाना चाहते हैं, ऐसे करके वो बहुत सारे अदर चार्जेस। तो हमने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अगर कोई कोई एक्सपेंसेस है तो दैट इज नोन एज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए और डिलीवरी करने के लिए कोई अगर चार्जेस और भी हैं तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी शेल पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कमीशंस, इंक्लूडिंग कमीशंस, ठीक है जी, कमीशन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है अगर हमने कोई क्या नाम है पे करनी है तो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात देखिएगा, कभी कभी क्या होता है बेटा, बाकी सब चीजें तो ठीक है, देखिए यहाँ पे पैकिंग लिखा है आपको खुद समझ में आ गया, ठीक है, डिजाइन चार्जेस लिखा है ये भी समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप केक बनवाने जाते हैं तो केक का डिजाइन के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, या फिर कोई ज्वेलरी डिजाइन के लिए लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई चार्जेस लिए जाते हैं, सर ये क्या है, और सर्टिफिकेशन टेस्टिंग ये क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने कोई चीज परचेज की और उसके हिसाब से जहां पे वो सेटअप होनी है या फिर जहां पे वो चीज के लिए कोई क्या नाम है उसका यूटिलाइजेशन होना है, तो उस जगह का टेस्टिंग होना है या फिर उसका मेजरमेंट लिया जाना है, और इसके लिए कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप, वैसे तो दिल्ली के अंदर ये मना है, आप अपने घर में बोरिंग करवाते हैं, बूस्टर पंप लगवाते हैं, ठीक है जी, तो आप प्लम्बर को बुलवाते हैं। अब प्लम्बर की सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो तो अलग बात है, लेकिन प्लम्बर आता है, पहले आकर के आपकी जहां पे जमीन में बूस्टर पंप फिक्स करना है उस जमीन को टेस्ट करता है कि वहां पे पानी है भी कि नहीं है, ठीक है जी, तो वो जो टेस्टिंग चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है, बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर ने ये कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स के होने के बाद जो एक्सपेंसेस हैं दे आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पे सेल होगी बाद में, लेकिन टेस्टिंग की जा रही है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा किसके अंदर?
वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो गिफ्ट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, स्पेशल चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, ये सारे के सारे क्या है सर? इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओके, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा जी, अब एक बात सुनिएगा मेरे पास में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट फी चार्जेस फॉर डिले पेमेंट। फॉर डिले पेमेंट भाई होता है ना, कभी कभी इंटरेस्ट चार्जेस या फिर पेनल्टी लग जाती है और आपने टाइमली पेमेंट नहीं की थी, टाइमली पेमेंट नहीं की थी तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी वगैरह लग गई। तो क्या उस पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी लगना चाहिए? मतलब मान लीजिए आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपने पेमेंट करनी थी 50,000 रुपीज की। 50,000 रुपीज आपने सबमिट करना था और उसके अंदर आप डिले हो गए, आप लेट हो गए, आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर डिले चार्जेस लगा दिए गए। तो मेरा ये सवाल है, हम ये पूछते हैं जीएसटी से कि क्या हम 50,000 के ऊपर टैक्स लगाएं या उस डिले पेमेंट के ऊपर भी टैक्स लगा दें? तो जवाब है सर, डिले पेमेंट के ऊपर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। It shall be included in the value of supply on actual payment basis. Underline the word in your mind, on actual payment basis। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सच में आपने उसको पे किया है, मतलब कभी कभी स्कूल्स क्या करते हैं, कॉलेजेस क्या करते हैं, डराने या धमकाने के लिए कोई पेनल्टी लगा देते हैं और बाद में उसको वेव ऑफ भी कर देते हैं क्योंकि वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर होता है। तो सर अगर वो एक्चुअल पेमेंट उसकी नहीं की गई है तो फिर जीएसटी नहीं लग सकता। यानी कि अगर वो इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो इनवॉइस के अंदर एज अ पार्ट आपकी पेमेंट का पार्ट बन गया है तो ही आप इसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज आपको टैक्स जी 50,000 रुपीज आपको स्कूल की फी पे करनी थी, 3,000 आपने डिले चार्जेस पे करने थे, तो टैक्स लगेगा 53,000 पे। लेकिन अगर कहीं आपसे अमाउंट लेते समय एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे, एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे आपका ये अमाउंट वेव ऑफ कर दिया जाता है, कौन सा वाला? 3,000 वाला, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अच्छा, और इसी चीज को यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? Hence, if interest is waived off, GST will not be levied. Okay. Two important basic point. Number one point क्या है? Time of supply of interest is different from time of supply of goods and services. इस चीज को हम जो है वहां पे सप्लाई के अंदर पढ़ चुके हैं। और इंटरेस्ट शेल बी कंसीडर्ड इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि इसके अंदर आर अपॉन आर प्लस 100 का फॉर्मूला लग करके हम अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर कोई इंटरेस्ट चार्जेस, फीस चार्जेस, फ्री इंटरेस्ट फी या फिर डिले पेमेंट होगी तो उसके ऊपर भी उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे, किसके अंदर? अपनी असेसिबल वैल्यू के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में सप्लाई, सॉरी सप्लाई नहीं, सब्सिडी। सब्सिडी, सब्सिडी के प्रोविजन पढ़े थे हमने, सब्सिडी के प्रोविजन पढ़े थे हमने। और सब्सिडी के प्रोविजंस के अंदर क्या पढ़ा था? सब्सिडी के प्रोविजंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है तो ही इसका टैक्स इम्प्लीकेशन होता है, और अगर अदर्स के द्वारा दी जाती है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, हमने पढ़ा था इसको सप्लाई के अंदर। तो अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है सब्सिडी के अंदर कि अगर सब्सिडी गिवन टू सप्लायर, किसने दी है? सप्लायर को दी है। किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है या फिर किसी और ने दी है? अगर गवर्नमेंट ने दी है तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम द वैल्यू, फ्रॉम द वैल्यू इट शेल नॉट फॉर्म द, एज इट शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू। यानी कि आपने, आपको सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, आपको सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, ठीक है जी, तो इसको तो चार्ज नहीं किया गया कहीं बाहर से,
और जो गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट को ही टैक्स जाना है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ने आपको सप्लायर को कोई सब्सिडी दी है कोई अच्छा काम करने के लिए, लेट से मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई एनजीओ चला रहा हूँ और गवर्नमेंट ने मेरे को सब्सिडी दी है। अच्छा चलिए एनजीओ भी नहीं चला रहा हूँ, कोई कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जैसे कि मैं आजकल ई व्हीकल, मैं कौन हूँ, सेलर हूँ किसका, ई व्हीकल का, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपसे, मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट थी व्हीकल की वो थी 20 लाख रुपीज, लेकिन मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ कितने, 13 लाख। 7 लाख मुझे कौन दे रहा है, 7 लाख मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो अब टैक्स जो लगेगा वो नेट वैल्यू पे लगेगा, यानी कि 20 लाख माइनस 7 लाख, जितनी सब्सिडी थी उसको माइनस करने के बाद में जीएसटी लगेगा, नेट वैल्यू पे लगेगा, प्रोवाइडेड द सब्सिडी इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है जी। अगर किसी और ने सब्सिडी दी है, जैसे कई बारी कंपनीज भी सब्सिडी देती हैं, ठीक है, ई व्हीकल बनाने के लिए मेरे को मिस्टर रतन टाटा ने कोई सब्सिडी दी, ठीक है जी, कि आप क्या कीजिए, आप अपने कस्टमर को 20 लाख का व्हीकल बेच रहे हैं, इसमें से 7 लाख मैं पे करूंगा, कस्टमर से आप 13 लाख ही रिसीव कीजिए, ऐसा मान लीजिए, ऐसा कहा गया। तो इसकी कोई रिडक्शन नहीं होगी, टैक्स किस पे लगेगा, क्रॉस वैल्यू पे लगेगा, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडी। यानी कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सब्सिडी गवर्नमेंट ने पे की है या फिर गवर्नमेंट के अलावा किसी और ने पे की है। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है सप्लायर को तो ये डिडक्ट हो जाएगी हमारे वैल्यू में से, और अगर किसी और ने दी है तो वो इंक्लूड होगी। इंक्लूड होगी का मतलब ये कि अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो दोबारा मत इंक्लूड कर देना, यानी कि ये पार्ट ऑफ एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा सेसेबल वैल्यू के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में सब्सिडी का पॉइंट था। अच्छा, अब जो है फैक्टर कौन सा, डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट फैक्टर, ये हमें पढ़ना है। हाँ जी, देखिएगा डिस्काउंट को, ठीक है। डिस्काउंट क्या बोलता है, डिस्काउंट फैक्टर क्या बोलता है, डिस्काउंट के बारे में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब डिस्काउंट कई बार जो होता है ना वो रिकॉर्डेड होता है इनवॉइस में। अच्छा, डिस्काउंट को हम दो पार्ट्स में पहले बाइफरगेट कर सकते हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि डिस्काउंट प्री डिटरमाइन था और दिया गया है, यानी कि जब आप मुझसे सामान खरीदने आए हैं तब मैंने आपको बोला कि मैं आपको ना डिस्काउंट दूंगा। या फिर दूसरा केस क्या बनता है कि आपने मुझसे सामान खरीद लिया, बाद में वो सामान आपको पसंद आ गया, आपने रख लिया, सेल हो गई, अब आप मुझसे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, यानी कि सामान लेने के बाद में। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ये सोचेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, डिस्काउंट होगा तो पहले से पता होगा, हम ऑनलाइन कोई परचेजिंग करते हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट पहले से पता होता है। हाँ, ऑनलाइन की बात एक अलग होती है, लेकिन कभी कभी सप्लाई करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो हमारे पर्सन होते हैं, कंसर्न पर्सन, यानी कि जो हमारे सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरीके का डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो कभी कभी ये डिस्काउंट बिफोर सप्लाई, बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्क्लोज्ड होता है, और कभी कभी ये सप्लाई करने के बाद दिया जाता है, ऐसा डिस्काउंट होते हैं। ओके सर, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये केस है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का, यानी कि आप मेरे पास में आए हैं, मैंने आपको बता दिया कि 10,000 रुपए की चीज है, 10,000 रुपए की चीज है, मैं आपको 8,000 रुपए में दे दूंगा। ठीक है जी, 10,000 रुपए की चीज है, मैं आपको 8,000 रुपए में दे दूंगा। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं ना, कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 10,000 रुपए की चीज है और मैं आपको 8,000 रुपए में दे दूंगा, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आप मेरे कोई स्पेशल स्टूडेंट हैं, या फिर आप मेरे स्पेशल स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं अपनी पेन ड्राइव आपको बेच रहा हूं, आपने मुझसे कहा कि सर
हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हम आपसे फाउंडेशन में भी पढ़ते थे, तो बताइए सर आप हमें कुछ डिस्काउंट देंगे क्या? मैंने कहा अच्छा बाकी बच्चों के लिए तो मैं इसको 10,000 रुपए का देता हूं, आपको मैं 8,000 रुपए का दे दूंगा। ये बोला। क्यों बोला? क्योंकि आप मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन है, एक स्पेशल स्टूडेंट है। ठीक है जी, आपने आपको मैंने ये डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट जब मैं आपको दूंगा और मैं इस डिस्काउंट को किसी और को नहीं देना चाहता, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे मैं इसको इनवॉइस के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा। यानी कि यानी कि समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा जरा, एक सेकेंड पेज बदलते हैं और फिर समझाता हूं। हाँ जी, देखिएगा, तो मैंने आपको डिस्काउंट देने की बात की। मैंने कहा मैं आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपीज। आपको डिस्काउंट दे दूंगा 2,000, तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी 8,000 रुपये। अब यहां पे दो चीजें होंगी कि डिस्काउंट जो है, मतलब ये दो चीजें किसके साथ में होंगी? डिस्काउंट के साथ में होंगी। ये दो चीजें डिस्काउंट के साथ में होंगी। डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और डिस्काउंट जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने आपको केस 1 के अंदर क्या बोला? मैंने कहा जी आपका डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हाँ आप दुनिया को जाकर के ये बिल दिखाओ जिस बिल के अंदर मैंने आपको डिस्काउंट दिया है। ये मेरा इनवॉइस बिल है, मैंने यहाँ पे यही सब चीजें लिखी हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 10,000 थी, 2,000 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दिया है और 8,000 रुपए आपकी नेट कॉस्ट पड़ गई है। नेट आपके पास में जो है अमाउंट है। ठीक है जी, तो मैंने ऐसा इनवॉइस के अंदर क्रिएट कर दिया। अब एक तो ये है, अब आप जाकर के अपने फ्रेंड को दिखाते हैं, वो भी मुझसे 8,000 रुपए में, क्या आपने मेरे फ्रेंड को तो 8,000 रुपए में दिया और आप मुझे 10 में क्यों कह रहे हैं? तो सर मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है और मैं इसको ओपनली इनवॉइस के अंदर लिख करके आपको देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा केस क्या है? मुझे दिक्कत है, मैं नहीं चाहता कि जो डिस्काउंट आपको दिया है वो कोई और कस्टमर भी मुझसे ले या फिर कोई और स्टूडेंट भी ले। तो मैंने आपसे एक्चुअल वैल्यू बोली कितनी? 10,000 रुपए। आपसे कैश लिया आपसे मैंने 8,000 रुपीज, लेकिन इनवॉइस के अंदर मैंने कितना कोट कर दिया? 10,000 रुपए। यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट का कोई नाम ही नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट का कोई नाम ही नहीं है। लेते समय मैंने आपसे कैश रिसीव कर लिया 8,000, लेकिन इनवॉइस के अंदर मैंने 2,000 रुपए कोट नहीं किए। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि डिस्काउंट जो है सिर्फ आपको ही मिले और किसी पर्सन को ना मिले। तो इस तरीके से जनरली होता है, इस तरीके से जनरली होता है। अब अगर ये केस होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैंने दोनों केस आपको बताए। तो मैंने अगर रिकॉर्ड किया है इनवॉइस के अंदर, अगर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है इनवॉइस के अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा आपके एमआरपी में से और जीएसटी नहीं लगेगा, डिस्काउंट के ऊपर नहीं लगेगा, आप उसको डिडक्ट कर देंगे। और इसकी कंडीशन क्या है? कि आपने इसे रिकॉर्ड किया हो इनवॉइस के अंदर। जैसे कि मैंने अपना ये जो एग्जांपल दिया, ये मैंने आपको भी बताया कि डिक्लेयर्ड फीस कितनी थी? डिक्लेयर्ड फीस थी सर 10,000 रुपीज।
आपसे डिस्काउंट लिए, आपको डिस्काउंट दिया गया 2000, आपसे अमाउंट चार्ज किया गया 8000 और इनवॉइस भी इशू किया गया 8000 का ही आफ्टर डिस्काउंट। तो इस केस में क्या होगा, जीएसटी लगेगा किसके ऊपर, 8000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी हमारी, 8000 रुपए। लेकिन अगर मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो है, ये मत सोचना कि डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट दिया तो है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया मेरी सेल वैल्यू के ऊपर, यानी कि इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज डिस्काउंट शेल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका एग्जांपल क्या, डिक्लेयर्ड फीस थी आपके लिए 10,000, आपको डिस्काउंट दिया 2,000 रुपए का, आपसे अमाउंट चार्ज किया 8,000 रुपए, लेकिन इनवॉइस कितने का बना दिया, 10,000 का ही बना दिया। तो उस केस में हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि आप ये देखने, आपको यहाँ पे ये देखना है कि डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर आया था या नहीं आया था। अगर डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर आया था तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर नहीं आया था तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ओके जी। अच्छा, अब ये तो था बिफोर की बात, जब हमारे को ऑन या फिर बिफोर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई हमें डिस्काउंट के बारे में मालूम होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हाँ सर, कुछ ऐसे डिस्काउंट भी होते हैं जो कि आफ्टर सप्लाई दिए जाते हैं, जो कि आफ्टर सप्लाई दिए जाते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप वो कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो ही कुछ आगे सोचा जा सकता है। वो कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि मैंने आपको जो है, ये देखिए, इसको भी यहीं पे समझाता हूं। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं यहां से। देखो बच्चों, हुआ क्या कि ये मैं आपको कोई सप्लाई देने लगा था, कब, 1/4/2021 को। ओके, अब यहां पे उस टाइम पे डिक्लेयर्ड नहीं था। मैंने आपको क्या बोला कि मेरे ना एक कंडीशन थी, एक कंडीशन थी पहले से ही, मेरी कंडीशन थी पहले से ही कि अगर आप परचेज करेंगे ना 50,000 यूनिट्स तो डिस्काउंट मिलेगा आपको। देन डिस्काउंट ऑन 50,000 यूनिट्स। मतलब कि ये इस टाइम पे सेल करते समय कंडीशन एग्रीमेंट के अंदर थी। या फिर आप ये कह सकते हैं जैसे हमारे पास में होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से। तो यहां पे ना आपने यूनिट परचेज की, अगर मैंने कंडीशन क्या बोला कि अगर आप मुझसे कितनी यूनिट्स परचेज कर लेते हो, 50,000 यूनिट परचेज कर लेते हो, तो मैं आपको 50,000 यूनिट के ऊपर डिस्काउंट दूंगा। ऐसी प्री डिटरमाइंड कंडीशन थी, ऐसी प्री डिटरमाइंड कंडीशन थी। और और यहां पे अभी तक केवल 40,000 यूनिट्स परचेज की गई हैं, कॉन्टिन्यूस सप्लाई चल रही है। जैसे ही मैं पहुंचता हूं कहां पे, 50,000 यूनिट्स पे, तो मुझे क्या डिस्काउंट लेने का अधिकार है? हाँ बिल्कुल है। मान लीजिए डिस्काउंट जो था वो 10% था ऑन ₹100, यानी कि 100 रुपए की। हमारा एक्चुअल बिल कितना का बना, हमारा एक्चुअल बिल बना, हमारा एक्चुअल बिल कितने का था, एक्चुअल बिल था 50,000 इंटू 100। सोचो जब ये 40,000 यूनिट्स थे तब कोई डिस्काउंट मिला होगा क्या, नहीं मिला होगा। माइनस कर दो 10% डिस्काउंट एक मिनट के लिए इनवॉइस के ऊपर, और ये इनवॉइस पे ही हो रहा है, ये इनवॉइस पे ही हो रहा है। तो हमने क्या किया, 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ये कितना बन जाता है अपने पास में, आई गेस 50 लाख बनता है ये, है ना।
हाँ जी, इतना ही बनता है। ओके, अब 10% डिस्काउंट दे दिया हमने, 10% डिस्काउंट दे दिया हमने। अब ये इनवॉइस के अंदर होना चाहिए, हमने डिस्काउंट दिया कितना, 10%। इसको मैं इसी तरीके से लिख देता हूं केवल 10%, और रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया जी, 90%, और ये इनवॉइस के अंदर इंक्लूड है। अभी तीसरी शर्त बाकी है। नंबर वन कंडीशन क्या थी, नंबर वन कंडीशन ये थी कि ये जो कंडीशन है ये एग्रीमेंट के अंदर बताई गई हो, यानी कि शुरुआत में ही बता दी गई हो। सर अभी तो आपने कहा था कि बाद में जाकर के डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल बाद में ही डिस्काउंट मिल रहा है। देखो 50,000 की सेल के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, 40,000 तक कोई डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन ये प्री डिटरमाइन था एग्रीमेंट के अंदर कि अगर आप 50,000 यूनिट परचेज करते हो तो ही आपको केवल डिस्काउंट मिलेगा। नंबर वन ये, नंबर टू ये कि ये इनवॉइस के अंदर होना चाहिए, और नंबर थ्री हमारे पास में एक और कंडीशन है कि जो आपने 40,000 यूनिट या फिर अप टू 49,000 यूनिट्स का जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था बाय रिसिपेंट, ठीक है जी, बाय रिसिपेंट, ठीक है, तो जो रिसिपेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उसको हमने रिवर्स कर दिया है। अगर ये रिवर्सल हो जाता है, अगर ये तीनों चीजें फुलफिल हो जाती हैं, तो जो आपका डिस्काउंट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपके ऊपर डिस्काउंट के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। एक बार फिर से सुन लो इस चीज को। नंबर वन, कि आपका एग्रीमेंट के अंदर हम क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, सर बाद में दिया जा रहा है। देखो बाद में दिया जा रहा है ना, 50,000 पे, 40,000 तक कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन हमने ये जो एग्रीमेंट बनाया था इस कंडीशन के साथ, ये एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सेल शुरुआत में ही प्री डिटरमाइन था, ठीक है जी। अच्छा, और इसको हमने रिकॉर्ड किया डिस्काउंट को इनवॉइस पे भी, इनवॉइस कितने का, 50,000 यूनिट्स का रिकॉर्ड किया। और नंबर थ्री, आपने यानी कि जो रिसिपिएंट है उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया हो, ठीक है जी, रिवर्स कर दिया हो 49,000 तक की यूनिट्स का, क्योंकि डिस्काउंट किस पे है, 50,000 पे है। तो जो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो उसको रिवर्सल कर दो, उसका रिवर्सल कर दो। अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ही केवल डिस्काउंट जो है वो जीएसटी लगा ना लगाने के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द सप्लाई, ठीक है। आफ्टर द सप्लाई के अंदर हम क्या कहते हैं, सच डिस्काउंट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिनल इनवॉइसेस, ठीक, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, ये एग्रीमेंट के अंदर हो, ये एग्रीमेंट के अंदर हो, कैन बी लिंक्ड विद इनवॉइस ऑफ परचेजेस, यानी कि चाहिए शुरुआत में नहीं था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सच इनवॉइस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिनल इनवॉइसेस, यानी कि जब तक हमने 49,000 यूनिट्स सोल्ड किए थे, सेल किए थे, तब तक हमारे हमें हमने इसको इनवॉइस में नहीं रिफ्लेक्ट किया था। लेकिन अब हम इसको लिंक कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस के अंदर, क्यों, क्योंकि हम 50,000 पे पहुंच चुके हैं। तो नंबर एक, एग्रीमेंट था पहले से, नंबर दो, हम लिंक कर सकते हैं, और नंबर थ्री कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी जितना भी आपने लिया है उसको रिवर्स करवाना पड़ेगा रिसिपेंट से। तो क्या होगा, डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा वैल्यू में, और उसके ऊपर नेट वैल्यू के ऊपर ही केवल टैक्स लगेगा, ठीक है जी, विल बी रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू। और हम क्या करते हैं सर, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाते। लेकिन अगर कहीं कोई और केस हुआ, इसके अलावा कोई दूसरा केस हुआ जहां पे ये तीन कंडीशंस जो हैं ये पूरी ना हुई, तो हम क्या कहते हैं सर, इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, इसके ऊपर इस केस में जीएसटी लग जाएगा, यानी कि इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो डिस्काउंट को थोड़ा सा खास तरीके से कीजिएगा, ठीक है, ओके। ये था हमारा डिस्काउंट का फैक्टर। अच्छा, अब सुनिए सर,
कुछ क्लैरिफिकेशन है? ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि बायर जो है ना, बायर अपने पास में मोर मनी सेव करने की सोचता है। ठीक है, और वो ऐसा करता है, और वो ऐसा करता है किस तरीके से, बाय मोर और सेव मोर के हिसाब से। मतलब मैं ये बोल रहा था कि बायर कभी कभी मनी सेव करने की कोशिश करता है, जैसे आप लोग भी हैं, और आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, थोक में चीजें ले आते हैं, थोक में मतलब बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो उसमें आपको कुछ स्टेजर्ड डिस्काउंट्स मिलते हैं। ठीक है ना? तो अब ऐसे डिस्काउंट्स की बात हो रही है कि जहां पे बल्क में खरीदने पे हमारे को जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे कि ट्रेड इनवॉइसेस वगैरह, ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। तो ये ना, ये हमारे पास में, इसको हम इंक्लूड नहीं करते जीएसटी लगाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इटसेल्फ जो है इनवॉइस के अंदर एडजस्टेड होते हैं। अगर कोई सेकेंडरी इनवॉइस है इसके बाद में, अगर कोई कैश डिस्काउंट वगैरह दिया गया है, तो उसके अंदर हमारे को क्या देखना है कि प्रायर एग्रीमेंट था। अगर प्रायर एग्रीमेंट था तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी। शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, यानी कि हम इसको अलग से नहीं देखते। ठीक, तो हमारे को सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, प्रायर एग्रीमेंट था इस चीज के लिए, सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए कोई प्रायर एग्रीमेंट था, या फिर कोई पीरियोडिक, या फिर ईयर एंड, या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट अगर था तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट था, जैसे कि अभी हमने देखा। अगर एग्रीमेंट था तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और साथ में अगर उसके ऊपर रिवर्सल भी कर दिया गया था, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बोला था आईटीसी का, अदरवाइज जीएसटी जो है वो चार्ज कर दिया जाता है, अदरवाइज जीएसटी उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है जी। और ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच एक बार ही देख लेते हैं, हम लोग इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एबीसी बाय सुपर मोटर इन राजस्थान XYZ, और उनके पास में ये कंडीशन थी, वैल्यू ऑफ मोटर एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10%, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था टैक्सेस के बारे में, कि अदर देन जीएसटी अगर कोई होता है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो सर अभी ये टैक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, तो हाँ हम इसको इंक्लूड कर देंगे, हम इसको इंक्लूड कर देंगे असेसेबल वैल्यू के अंदर। टैक्सेस अदर देन जीएसटी नॉट इंक्लूडेड इन अबव वैल्यू, यानी कि उस वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं है। सोचो अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तो इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। तो अगर ऑलरेडी इंक्लूड होते तो इंक्लूड नहीं करते। नॉट इंक्लूडेड लिखा है तो हाँ अब इंक्लूड कर देंगे। रूल्स याद रखने हैं हमारे। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, बिलो आइटम आर बीइंग पेड बाय रिसिपिएंट थ्रू सप्लायर इज लाइबल टू पे। सेकेंड पॉइंट था ना हमारा, लाइबल टू पे। तो अब बताओ कंसल्टेंसी चार्जेस, जी सर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। और हमारे पास में लोडिंग चार्जेस, जी सर इंक्लूड हो जाएंगे। टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। और ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्जेस, हाँ इंक्लूड हो जाएंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस, जी सर इंक्लूड हो जाएंगे, हमने बोला था। ठीक है, तो ये क्या चीजें थी, ये वो चीजें थी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्टेंसी चार्जेस या इरेक्शन या इंस्टॉलेशन चार्जेस, और ये सारे चार्जेस मैंने आपको इंसिडेंटल चार्जेस के अंदर भी पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले इनको। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे लिखा होता ऑलरेडी इंक्लूडेड तो फिर हम इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं कि इंक्लूड होने चाहिए, और अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हाँ हम इसको इंक्लूड करेंगे एज पर रूल्स। अच्छा, नेक्स्ट सब्सिडी का केस है। अब सब्सिडी के केस में हमने क्या बताया था, अगर गवर्नमेंट देती है तो ही होता है, अगर अदर देन गवर्नमेंट कोई दे देता है तो नहीं होता। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, तो डिडक्ट होता है, अगर गवर्नमेंट ने दिया तो डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट, और उसके आगे लिखा हुआ है
डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू, यानी कि इसको हम क्या जो कहते हैं ऑलरेडी। अब देखो सब्सिडी बाय गवर्नमेंट दी हुई है ना, ये इसके रूल्स क्या कहते हैं? हाँ सर, ये डिडक्ट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू, ऑलरेडी डिडक्टेड है तो डिडक्ट होनी चाहिए थी, और ऑलरेडी डिडक्टेड है तो इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ सप्लाई ऑफ पावर जनरेशन डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू। तो अब सोच करके देखो, ये सब्सिडी किसने दी है? ये सब्सिडी किसने दी है? अदर देन गवर्नमेंट ने दी है, अदर देन गवर्नमेंट ने दी है। तो इसको इंक्लूड किया जाता है, और इसको इंक्लूड किया जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिडक्ट किया हुआ था, हमने इसको डिडक्ट किया हुआ था, तो इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। तो इसको क्या कर देंगे सर? इंक्लूड कर देंगे, इसको भी इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई याद रखना इस चीज को ध्यान से, बिल्कुल समझ के, कि सब्सिडी बाय गवर्नमेंट जो है, ध्यान से सुन लो, फिर से सुन लो, सब्सिडी बाय गवर्नमेंट जो है उसको हम डिडक्ट करते हैं, उसको हम डिडक्ट करते हैं अपनी असेसेबल वैल्यू में से। लेकिन अगर सब्सिडी दी है किसी और ने तो उसको हम डिडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि अगर वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे? हम ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं कि ये सब्सिडी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, तो हम टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको यहां से। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट शोन इन इनवॉइस। शोन इन इनवॉइस बोला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट शोन इन इनवॉइस। हाँ सर, इसको हम यहां से लेस कर देंगे, क्योंकि इनवॉइस में जो है इसको शो किया गया है, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बाकी सबको अभी तक क्या करते आ रहे थे? प्लस करते हुए आ रहे थे, ये मैं प्लस के साइन लगा देता हूँ। ठीक है जी, प्लस 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 और प्लस। ठीक है जी, उसका कुछ नहीं करेंगे, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। कैश डिस्काउंट ड्यू टू इंस्टेंट पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट अगर दिया है तो इसको भी क्या कर देंगे जी? डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना? ठीक, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो पूरा का पूरा आंसर फ्रेम हो जाता है। ठीक, प्लस माइनस करके हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। आप अगर मेरे साथ में सॉल्व कर रहे हैं, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास में इसका आंसर दिया हुआ है, और ये प्रॉपर इसकी जस्टिफिकेशन दी हुई है। ठीक है जी, जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके हिसाब से, जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन को, एबीसी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारे पास में, जी हाँ, ये हमारी असेसेबल वैल्यू का पार्ट है। टैक्स लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, हाँ जी, अदर देन जीएसटी टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, ऐड कर देंगे। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल, इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जीएसटी इंक्लूड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, इसका क्रेडिट मिल जाता है। पैकिंग चार्जेस जी इंक्लूड हो जाएंगे। सब्सिडी रिसीव्ड बाय एनजीओ, एनजीओ से सब्सिडी रिसीव की है, हाँ जी, इंक्लूड हो जाएगी, असेसेबल वैल्यू का पार्ट है। ट्रेड डिस्काउंट ऑफर 2% ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में इंक्लूडेड है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ रिसिपिएंट पे ब्रोकरेज एट द रिक्वेस्ट ऑफ सप्लायर, और रिसिपिएंट पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो ये क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय, ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रिसिपिएंट, तो ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, और इसके साथ ही हमारे पास में ये आंसर जो है वो दिया हुआ है। ठीक, ओके, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, पूरा ये क्वेश्चन और आंसर सामने दिया हुआ है आपके
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में क्वेश्चन बैंक के अंदर और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ज़्यादा खास चीज़ है नहीं इसके अंदर, केवल 6 ही पॉइंट्स हैं जो हमारे को याद रखने हैं। सबके प्रोविजन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपसे फिर मिलेंगे।